नमस्कार, सुख श्रेष्ठ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितु। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करती हूं आप सभी की दिवाली काफ़ी अच्छी रही होगी और अब आप दिवाली बीत गई तो अब फिर से आप अपनी प्रिपरेशन में जुड़ जाइए। आज की क्लास में हम जो चर्चा मेनली करने वाले हैं वो आरओ एग्ज़ाम के विगत वर्षों के प्रश्नों की ही 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था आरओ का, उसे फिर से पुनर्परीक्षा उसकी हुई थी 2020 में। तो आज हम 2016 के री एग्ज़ाम के हिस्ट्री के जितने भी सवाल हैं उन्हें लेकर आई हूँ। तो आज हम देखेंगे कि जो हमारी 2 क्लासेज हुई है मॉडर्न हिस्ट्री की, उससे भी 1-2 जो है हमें सवाल देखने को मिलेंगे और उसके अलावा कल की जो क्लास हुई थी पीवाईक्यू की, उससे भी जो मैंने व्याख्या की थी उससे भी देखिएगा कुछ सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करें तो कम से कम उससे संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कम से कम एक बार उसे रिकॉल कर लें और रिवीजन कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में सेम सवाल पूछे जाने के चांसेस उतने नहीं होते जितने उसी से संबंधित और उसी तरह के दूसरे सवाल। यानी कि किसी साल पूछ दिया इस विद्रोह का संबंध किस वर्ष से है, तो किसी साल पूछ देगा कि उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, इसका जो संबंध है किससे है, किसान आंदोलन था, जनजातीय, इस तरह के कोई भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो अब देर न करते हुए हम अपने आज के सवालों की तरफ बढ़ते हैं। तो आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंड्स वो है 2016 के जो री एग्ज़ाम हुए थे आरओ के, जिसका एग्ज़ाम जो 2020 में करवाया गया था, उसके हिस्ट्री के ही जो सवाल हैं उनको हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो आरओ प्री जो है पुनर्परीक्षा यानी री एग्ज़ाम 2016 के जो हिस्ट्री के, मेनली हम आज किसके सवाल हैं, हिस्ट्री के, हिस्ट्री के सवालों को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अब एक एक करके हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं। तो स्क्रीन पर जो पहला सवाल है वो है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। और कल की क्लास में मैंने इस पर विस्तार से चर्चा की थी। तो ऑप्शंस को ध्यान से देखें, ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मुबारक खिलजी और डी जो है मोहम्मद बिन तुगलक। अब सबसे पहले हम देखते हैं कौन शासक किस वंश से हैं। तो बलबन, इन सब पर मैंने कल विस्तार से चर्चा की थी। तो बलबन किस वंश का था, तो गुलाम वंश से संबंध था बलबन का। अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक खिलजी निहित है कि खिलजी वंश से, और मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी जिसे हम कहते हैं ये तुगलक वंश से था। मुबारक खिलजी का जो है पूरा नाम है वो था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, और इसी ने स्वयं को पहली बार खलीफा घोषित किया था। दिल्ली सल्तनत में अगर कहा जाए तो सर्वप्रथम किसी ने अपने आप को जो खलीफा घोषित किया था वो था आपका कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। खिलजी वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। इसकी चर्चा भी कल की क्लास में हमने की थी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन जो है 1316 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसकी मृत्यु के बाद जो है बहुत ही कम समय के लिए सिहाबुद्दीन उमर करके एक शासक बनता है खिलजी वंश में। क्या नाम था उसका, सिहाबुद्दीन उमर। ये बहुत ही कम समय के लिए शासक बनता है, और सिहाबुद्दीन उमर के बाद बनता है शासक कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। और ये कब से कब तक रहता है, तो याद रखिएगा इसका समय काल जो है 1316 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक ये खिलजी वंश यानी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा रहता है। एक बात याद रखिएगा, कल भी चर्चा की थी कि मुबारक खिलजी जो था विलासी प्रवृत्ति का था और इसे नग्न स्त्री और पुरुषों की संगत जो है पसंद थी, और यही वजह थी कि ये कभी कभी स्त्रियों के कपड़े पहनकर भी दरबार में आ जाता था। इसके समय के अगर हम कुछ कार्यों की बात करें, मुबारक खिलजी के समय कुछ जो मुख्य कार्य हुए तो उसमें एक तो हुआ था, कल भी चर्चा की थी, 1317 में जो देवगिरी का पुनर्विजय
सबसे पहले देवगिरी पर विजय किसने प्राप्त की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद इसके अलावा इसने एक कार्य जो किया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई बाजार नियंत्रण प्रणाली को समाप्त कर दिया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली को समाप्त कर दिया था। इसके अतिरिक्त मुबारक खिलजी को कई और उपनाम दिए गए थे। उसमें से था अल इमाम, उल उमाम, खिलाफत उल ला, ये सब जो है और उपनाम इसे दिए। खिलाफत उल लाह अन्य उपनाम दिए गए थे। एमबीटी जिसकी स्मृति में इसके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक ने जो है जौनपुर शहर की स्थापना की थी, जिसे हम पूर्व का सिराज कहते हैं। और बलबन जो गुलाम वंश से था, इसने किसकी उपाधि? तो जिले इलाही की उपाधि स्वयं को दी थी, जिले इलाही की। और जिले इलाही का अर्थ होता है ईश्वर का छाया। ईश्वर का छाया। तो इनसे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे यहां पर हमने एक एक करके चर्चा कर ली। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कौन कौन से युद्धों के नाम दिए हुए हैं? कन्नौज का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, चौसा का युद्ध। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। इस तरफ कूट दिए गए हुए हैं 1 2 4 3, 2 4 1 3, 4 2 1 3, 1 4 2 3। अब देखते हैं कौन से युद्ध कब हुए थे। तो कन्नौज का युद्ध जो हुआ था वो आपका हुआ था 1540 ईस्वी में। अगर चंदेरी की बात मैं करूं तो 1528 ईस्वी में बाबर के समय। तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था 1565 ईस्वी में हुआ था। और चौसा का युद्ध अगर मैं कहूं तो वो हुआ था 1539 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? तो चौसा और कन्नौज, इन दो युद्धों को याद रखिएगा। ये दो युद्ध जो हुए थे वो हुए थे शेर शाह सूरी हुमायूं के बीच। किसके बीच हुए थे? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच जो हुए थे ये युद्ध हुए थे। और कन्नौज का चंदेरी का युद्ध मैं बात करूं तो बाबर व मेदिनी राय के बीच हुआ था, जिसमें जीत किसकी हुई थी? तो जीत अंततः हुई थी बाबर की, क्योंकि बाबर के समय जो 4 युद्ध हुए थे उन चारों युद्धों में बाबर की ही जीत हुई थी। और जो अंतिम युद्ध हुआ था घाघरा का युद्ध, उसी युद्ध के बाद जो है भारत पर बाबर का जो है या मुगलों का कहा जाए पूर्ण रूप से आगमन हो जाता है और पूर्ण रूप से ये जमने लगते हैं भारत में। उसके अलावा अगर मैं इन युद्ध में बात करूं तो इन युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो शेरशाह की जीत किसकी हुई थी? इन दोनों युद्धों में शेरशाह की। हुआ ये था कि हुमायूं बंगाल से युद्ध करके जब बंगाल की तरफ से लौट रहा था तो बिहार में एक बक्सर के पास स्थान का नाम है चौसा, वहीं पर 1539 में शेरशाह सूरी के सेनाओं के साथ इसका चौसा का युद्ध होता है और उसमें हुमायूं पराजित हो जाता है। और फिर 1540 में कन्नौज, इसे एक और नाम से जानते हैं, याद रखिएगा,
बिलग्राम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो बिलग्राम के नाम से। बिलग्राम का युद्ध भी इसे हम कहते हैं। तो बिलग्राम के युद्ध और कन्नौज के युद्ध में भी जो है, और इसी के बाद क्या होता है कि मुगलों को के स्थान पर कौन आ जाता है? शेर शाह सूरी आ जाता है, यानी जिसे हम द्वितीय अफगान वंश के नाम से जानते हैं। दिल्ली पर उसका शासन हो जाता है। और तालीकोटा युद्ध की अगर मैं बात करूं तो ये हुआ था विजयनगर साम्राज्य और दक्कन का जो सुल्तान था उनके बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? विजयनगर साम्राज्य व दक्कन के सुल्तान के बीच। इसमें जीत किसकी हुई थी? तो याद रखिएगा, इसमें जीत जो हुई थी, इनकी जीत हुई थी, दक्कन के सुल्तानों की जीत हुई थी। और ये विजयनगर साम्राज्य में कहा जाता था कि अंतिम जो है हिंदू राजा था, उसका नाम था आलिया राज राय। उसी के समय इसका युद्ध हुआ था 1565 में, तालीकोटा का युद्ध और ये सब। तो अब क्रम हम यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले दूसरे नंबर पे किस किस ऑप्शन में दूसरा नंबर है? तो एक ही में है, तो हम आसानी से बाकी ऑप्शन को कट कर सकते हैं। सॉरी, ये नहीं कट होगा, ये कट हुआ। ये है शेर शाह सूरी की बात हो रही है। तो ये हमने देखा। तो उसके बाद चौसा का युद्ध 1539, उसके बाद कन्नौज का युद्ध पहला 1540 में, और सबसे अंत में जो हुआ था तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तो यहाँ तक हमने चर्चा की। तो इसका सही जो जवाब होगा आपका ऑप्शन बी होगा, यानी कि 2, 4, 1, 3। तो यहाँ तक जो भी इससे संबंधित जो फैक्ट्स थे हमने चर्चा कर ली। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप, यानी एक तरफ तो लिखा हुआ ही है सवाल में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? यहाँ राजपूत सेना का अर्थ है अफगान जो सेना थे, अफगानों की तरफ से कौन था? ऑप्शंस को ध्यान से देखते हैं। ए इब्राहिम गारदी, बी हकीम सूर, सी था तारदी बेग और डी था महमूद लोदी। लोदी जो अफगान वंश से था उसकी बात हो रही है। तो हकीम सूर का पूरा नाम था हकीम खां सूर, याद रखिएगा। तो कौन था? तो सबसे पहले हम देखते हैं ये युद्ध कब हुआ था। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 1576 ईस्वी में। जो हल्दी घाटी युद्ध हुआ था वो 1576 में, और एक तरफ महाराणा प्रताप और एक तरफ से मुगलों के सेनापति थे। तो मुगलों के सेनापति इस युद्ध में मुगलों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा मान सिंह व आशफ खां, इन दोनों ने मुगलों की तरफ से किया था। और जो राजपूत यानी अफगान सेनापति था वो था हकीम सूर खां। याद रखिएगा हकीम सूर खां जो था वो था राजपूत या अफगान का सेनापति, और एक तरफ महाराणा प्रताप, और मुगलों की तरफ से जो सेनापति के रूप में नेतृत्व किया था वो आपका कौन सा था? तो वो याद रखिएगा आपका था आसफ खां और मानसिंह। तो ये बाकी जो भी है इसमें फैक्ट्स वो अलग हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ, रजमनामा ऑप्शन क्या है? रजमनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? ऑप्शंस को देखते हैं। ए रामायण, बी महाभाष्य, सी महाभारत और डी अष्टाध्यायी। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनकी रचना किनके द्वारा की गई थी। तो रामायण का बचपन से ही हम सब पढ़ते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं रामायण के बारे में। तो महर्षि वाल्मीकि द्वारा इसकी रचना की गई थी। महाभाष्य का पतंजलि ने किया था। पतंजलि जो कि पुष्यमित्र शुंग जो कि वर्धन वंश का संस्थापक था उसके राजपुरोहित थे। महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने। और अगर अष्टाध्यायी की मैं बात करूं तो पाणिनि द्वारा किया गया था। अष्टाध्यायी जो है याद रखिएगा एक व्याकरण ग्रंथ है।
और जबकि महाभाष्य में किसका, शुंग वंश का वर्णन है। शुंग वंश का जो शासक था ना, पुष्यभूति शुंग, उसी का राजपुरोहित था पतंजलि, तो उसी से संबंधित है। और ये दोनों जो रामायण और महाभारत हैं ये महाकाव्य हैं, इस बात को याद रखिएगा। अब पूछा रहा है फारसी में अनुवाद जो किया गया था रजम, तो वो याद रखिएगा, सही जवाब आपका होगा महाभारत। और ये किसके समय किया गया था अगर आपसे पूछा जाए तो अकबर के दरबार में करवाया गया था। अकबर जब मुगल शासक था तो उसने अपने दरबार में महाभारत का जो है फारसी में अनुवाद किया था। और इसमें मदद किसने की थी, तो बदायूनी, फैजी और एक और व्यक्ति था शायद आशफ खां या कुछ ऐसे नाम था, उन्होंने इसके फारसी अनुवाद करने में फारसी अनुवाद, इन्होंने ही अकबर के दरबार में इसका फारसी अनुवाद, एक व्यक्ति जो थे उनका नाम मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, शायद आशफ खां या ऐसे ही कोई नाम थे, तो याद रखिएगा इन्हीं लोगों ने मिलकर जो है महाभारत का जो है फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा सही है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, सही। देखिए ये जो सवाल है जो हमारी सेकेंड क्लास हुई थी उससे सीधे थी। सेकेंड क्लास में मैंने फ्रांसीसियों की असफलता और अंग्रेज क्यों बाकी यूरोपियों के तुलना में सफल हुए हैं उसकी चर्चा की थी, तो ये सवाल वहीं से है। तो देखते हैं स्टेटमेंट को। अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, और स्टेटमेंट जो दूसरा है अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। दो स्टेटमेंट है, फिर क्या है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। अब देखते हैं ऑप्शंस क्या है कूट के अनुसार। केवल एक, केवल दो, दोनों एक तथा दो, न तो एक न ही दो। तो जो मेरी दूसरी क्लास हुई थी मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें मैंने बताया था कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसके बाद जब सिराजुद्दौला को हराने के बाद अंग्रेजों का बंगाल पे विजय हो जाता है और फिर ये मीर जाफर को जब नवाब बनाते हैं तो मीर जाफर इन्हें बहुत सारी सुविधाएं देता है। एक तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का पूरा संपूर्ण जो ये है इन्हें मालिक हो जाते हैं ये। इसके अलावा 24 परगना इन्हें दे देता है और बहुत सारा शायद जो है इन्हें वो क्या बोलते हैं मुआवजे के रूप में भी अंग्रेजों को देता है। तो इस रूप में जो उन्हें धन मिलता है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है इनके सफल होने का। और बेहतर नौसैनिक शक्ति, सभी यूरोपीय कंपनियों में इसके सफल होने के एक मुख्य कारणों में से ये है इनकी जो कुशल संगठित और क्या प्रशिक्षित सैन्य व्यवस्था थी या सैनिक थे, ये मुख्य कारणों में से एक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि बंगाल विजय से जो अपार धन मिला और नौसैनिक ताकत। तो अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, सूची मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। देखते हैं सूची 1 में क्या है। एक तरफ विद्रोह दिए हुए हैं, जनजातीय व किसान आंदोलन या विद्रोह, और एक तरफ उससे संबंधित जो वर्ष है वो दिया हुआ है। क्या है, संबंधित वर्ष। देखते हैं कौन कौन से आंदोलन है। रंपा विद्रोह, पाबना किसान विद्रोह संबंधित है किसान आंदोलन, बंगाल नील विद्रोह, जयंतिया विद्रोह। इधर वर्ष तो 1859-60, 1879-80, 1860-63, 1873-76। इस तरफ कूट दिया गया है 2-1-3-4, 2-4-1-3, 1-2-3-4, 4-2-1-3। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर सूची वाले जो सवाल आते हैं हमें कैसे आसानी से जो तरीका इसका होता है सॉल्व करने का, क्योंकि किसी को सारे फैक्ट्स तो याद रहे नहीं। ऐसा तो नहीं है कि चारों के चारों फैक्ट्स आपको जो सूची में पूछे गए या तो चारों के चारों एग्जैक्ट पता हो तो फिर तो कुछ कहना ही नहीं, आसानी से आप कर लेंगे। लेकिन नहीं पता हो तो कैसे हम सॉल्व करें, ये यहाँ पर सीखते हैं। तो रंपा विद्रोह, कम से कम मुझे लगता है कोई भी जो एक अच्छा एस्पायरेंट होगा, जो जिसकी प्रिपरेशन ठीक ठाक होगी, उसे कम से कम पाबना और बंगाल
नील विद्रोह के बारे में पता होगा कम से कम। जयंतिया आप जानते हैं मेघालय में जो 3 पहाड़ियाँ हैं, खासी, जयंतिया और गारो, तो वहाँ पे 2 ये विद्रोह हुए थे। एक गारो में भी हुआ था, सॉरी खासी में भी हुआ था, खासी विद्रोह, और जयंतिया, तो वहाँ की बात की जा रही है। तो सबसे पहले हमें कम से कम जो मिलान वाले में एग्जैक्ट 100% पता हो, उस पर उस ऑप्शन को देखना चाहिए। तो मान लीजिए मैं मानती हूँ कि मुझे बंगाल नील विद्रोह पता है, 1859 से 60 के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1859 से 60। ये मैं 100% श्योर हूँ। इसमें हमेशा ध्यान रखिए कि जो 100% श्योरिटी के साथ पहली बार मिलान करे तो ये है। अब हम ऑप्शंस पे आते हैं। सी का पहला किसमें है, तो देखते हैं सी का पहला 2 में है, तो हम 2 जो है ऑप्शंस को पहले आसानी से कट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पाबना किसान आंदोलन। तो ये आप सभी जानते हैं कि जो पाबना किसान आंदोलन हुआ था वो हुआ था, कब का हुआ था? तो ये आपका हुआ है 73 से क्या बोलते हैं 73 से 76 के बीच। यानी कि इन दोनों में अब हमें देखना है कि बी का चौथा कितने में है। ये और ये में बी का चौथा, तो इसी में दिख रहा है बी का चौथा, तो हम इसे भी कट कर देंगे। उसके बाद जयंतिया को हम जानते हैं कब हुआ था। तो जयंतिया की अगर मैं बात करूं तो 60 से 63 के बीच जयंतिया आंदोलन होता है। तो डी का तीसरा किस में है? इसी में है, इसमें भी डी का तीसरा है, उससे कोई मतलब नहीं। और रंपा विद्रोह जो होता है वो 79 से 80 के बीच किसके बीच होता है? जो एक आदिवासी आंदोलन है जिसमें अल्लूरी सीतारामा राजू जो है इसका नेतृत्व करते हैं। तो हम इसका सही जवाब क्या होगा? आपका ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। अब इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो ये दोनों किसान आंदोलन है, पहले याद रखिएगा, ये दोनों जो हैं किसान आंदोलन, इसमें तो लिखा भी है। और रंपा और जयंतिया ये दोनों जो हैं वो याद रखिएगा क्या है? ये और दोनों जो हैं आदिवासी आंदोलन है, आदिवासी आंदोलन है। अब याद रखिएगा जो रंपा विद्रोह हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया था? तो अल्लूरी सीतारामा राजू जो थे, इनका संबंध कहाँ से था? तो इस आंदोलन का संबंध अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश से था। इसमें बंगाल नील विद्रोह जो है निहित ही है कि बंगाल में, जयंतिया मेघालय में, क्योंकि वहीं की पहाड़ियां है। तो बंगाल जो नील विद्रोह हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया था? अगर आपसे नेतृत्वकर्ता की बात पूछा जाए तो याद रखिएगा विष्णु विश्वास व दिगंबर, ये दोनों भाई थे। इन दोनों ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। और बंगाल नील आंदोलन में ही जो थे दीनबंधु मित्र ने एक पत्रिका लिखी थी, वो थी नील दर्पण। एक पत्रिका लिखी गई थी किसके द्वारा? दीनबंधु मित्र के द्वारा, वो थी पत्रिका नील दर्पण। और जो पाबना किसान विद्रोह हुआ था इसका जो नेतृत्व किया था, इसका याद रखिएगा जयंतिया विद्रोह था, जिसका नाम था शायद किंग नंग बाहू। हाँ, जयंतिया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अगर मैं बात करूं जयंतिया की, अगर मैं जयंतिया आंदोलन की बात करूं तो इसका नेतृत्व किया था किंग नांग बाहू ने। 1860 से 63 के बीच हुआ था। और इसके अलावा अगर मैं पाबना किसान आंदोलन की बात करूं तो इसका नेतृत्व किया था, एक तो थे ईशान चंद्र राय, भोलानाथ एक थे भोलानाथ,
और एक इन्हीं के भाई थे, ईशान चंद्र राय के ही भाई थे, उनका नाम था केशव चंद्र राय। केशव चंद्र राय, ये दोनों भाई थे। तो केशव चंद्र राय, ईशान चंद्र राय और भोलानाथ, ये तीनों व्यक्तियों ने मिलकर जो है इस आंदोलन का, शंभूनाथ पाल, सॉरी भोलानाथ मैंने गलत यहाँ लिख दी, शंभूनाथ पाल थे, शंभूनाथ पाल जो थे, इन तीनों व्यक्तियों ने इसका नेतृत्व किया था। तो ये इनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे आंध्र प्रदेश, मेघालय, तो ये हमने एक एक करके चर्चा कर ली। तो अब इससे रिलेटेड कभी भी कुछ पूछा जाएगा तो कम से कम ये रहेगा कि आप गलत करके नहीं आएंगे। अब देखते हैं लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। ऑप्शंस को देखें, ए भगत सिंह, बी लाला लाजपत राय, सी बाल गंगाधर तिलक, डी बिपिन चंद्र पाल। ये चारों जो हैं गरम दल से संबंधित है। ये तीनों जो हैं लाल बाल पाल गरम दल के मुख्य नेता हैं। मुख्य नेताओं में से ये लोग हैं। तो आपको बताना है लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। इसके अतिरिक्त बाल गंगाधर तिलक ने कौन कौन से मुख्य कार्य किए थे, याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के सदस्य नहीं रहते या अध्यक्ष पद के पर चयनित नहीं हुए थे। इसके अलावा इन्होंने 1881 में मराठा और केसरी नामक पत्रिका का प्रकाशन पुणे से किया था। इसके अलावा गणेश जी महोत्सव और शिवाजी महोत्सव का भी शुभारंभ 1893 और 95 में, यानी कि 93 में गणेश महोत्सव और 95 में शिवाजी महोत्सव को शुरू किया था। इसके अलावा एक और इन्होंने क्लब की स्थापना की थी, वो था अखाड़ा क्लब। अखाड़ा क्लब की भी जो है स्थापना बाल गंगाधर तिलक द्वारा ही की गई थी। तो ये भी जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे देख लिया हमने एक नज़र इस पर। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है स्क्रीन पर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सेम वैसे ही हम मिलान करेंगे और नीचे दिए हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ देखते हैं क्या है, इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और मद्रास महाजन सभा की बात की गई है। तो एक तरफ क्या है सूची में नाम, यानी एक तरफ संगठन के नाम दिए गए हैं, संगठन, और एक तरफ जो संबंधित व्यक्ति हैं उससे या नेतृत्वकर्ता भी कह सकते हैं, उनका नाम दिया गया है आनंद चार्लू। चार्लू ऐसे लिखा होता है भी है और यही ज़्यादा सही होता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी होता है। महादेव गोविंद रनाडे, जिसे हाँ MG रनाडे के नाम से, और फिरोज शाह मेहता। मिलान करना है, इधर कूट दिया हुआ है 2 3 4 1 2 4 3 1 3 2 4 1 3 4 2 1। तो जिसे आपका मतलब कोई 1 2 तो कम से कम आपको पता होगा। तो जो 100% श्योर है सबसे पहले हम उसके साथ चलते हैं। तो मैं इंडियन एसोसिएशन 100% श्योर हूँ, तो यहाँ चलती हूँ। तो ये है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा जो है क्या बोलते हैं, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। यानी कि ए का 2 है। अब हम इसमें देखते हैं ए का 2 में है, तो 2 हम ऑप्शन को आसानी से कट कर सकते हैं। और ये होता है आपका किसी भी सवाल को एलिमिनेट करने का तरीका। आप क्योंकि एग्जैक्ट आपको पता हो ये ज़रूरी नहीं, तो आप एलिमिनेशन करके भी कुछ सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद मैं चलती हूँ पूना सार्वजनिक सभा की। अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा MG गोविंद रनाडे और गणेश वासुदेव जोशी जो थे उनके द्वारा किया गया था। तो बी का तीसरा आप देखते हैं इन दोनों में कितना है, तो इसका है, तो इसके होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। बाकी फिर भी ये नहीं कि एक के कट होते ही आपको गोला नहीं भरना है, चारों मिलान करना है, क्योंकि कभी कभी
क्या होता है, हम खुद में रहते हैं कि 100% श्योर है, बट वो गलत भी हो जाता है। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत की थी फिरोज शाह मेहता ने, और मद्रास महाजन सभा में 3 लोग थे, तो उसमें एक थे आनंद चार्लू भी। तो अब देखते हैं 2 3 4 1 किस में है, तो 2 3 4 1 यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट जो है जवाब है। अब देखते हैं इससे संबंधित इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी आपकी 1876 में। पूना सार्वजनिक सभा 1867 में, बम्बई प्रेसिडेंसी 1885 में, जिस साल की कांग्रेस का, ये कांग्रेस से पूर्व गठित प्रमुख, ये चारों जो है कांग्रेस से पूर्व गठित मुख्य जो है संगठन है। और मद्रास महाजन सभा 1884 में। चारों के पहले हमने ईयर की चर्चा कर ली। अब हम इनसे संबंधित जो भी व्यक्तित्व हैं उन पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कैसे हुई थी, इसका थोड़ा सा इतिहास हम समझते हैं। तो हुआ ये था कि 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की गई थी। किसकी की गई थी? इंडियन लीग की। इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा शिशिर कुमार घोष जो थे, इनके द्वारा। इसकी स्थापना हुई। इसी को 1876 में 2 व्यक्ति सुरेंद्र नाथ बनर्जी के प्लस यहां पर जिन व्यक्ति ने काम किया था उनका नाम था आनंद मोहन बोस। इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर जो है वो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। और कहां पर स्थापित की थी? तो कलकत्ता में। 1883 में जो है इसका पहला जो है क्या बोलते हैं संगठन की जो पहली मीटिंग होती है वो 1883 में होती है। दूसरी मीटिंग जो होती है वो 1885 में होती है, जब कांग्रेस का गठन हुआ था। और यही वजह है कि कांग्रेस के जो मीटिंग हुआ था या कांग्रेस का जहां संगठन गठित हो रहा था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी वहां पर नहीं पहुंचे थे, यानी उस संगठन में ये शामिल नहीं हो पाए थे, क्योंकि ये उसी वर्ष अपने जो संगठन था इनका क्या था, इंडियन एसोसिएशन की अध्यक्षता कर रहे थे। 85 की अध्यक्षता की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, और 83 में जो पहली बार इनके संगठन का अध्यक्षता आनंद मोहन बोस ने की थी। और जब गठन हुआ था तो आनंद मोहन बोस जो थे उस समय सचिव थे, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे अध्यक्ष के रूप में उस वर्ष यानी कि 1876 में चुने गए थे। तो ये इनसे, और फिर क्या हुआ, यही संगठन 1886 में जाकर, याद रखिएगा 1886 में इसका विलय जो होता है, इसका विलय कांग्रेस में हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसमें इसका विलय हो जाता है। 1886 में इसका विलय कांग्रेस में हो जाता है। और 2 इसके जो है मीटिंग हुई थी, एक 83 में पहली और दूसरी 85 में। उसके बाद पूना सार्वजनिक सभा की अगर मैं बात करूं तो महादेव गोविंद रनाडे के साथ जो एक और व्यक्ति शामिल थे वो थे गणेश वासुदेव जोशी, इनके साथ शामिल थे। और वहीं अगर मैं बात करूं बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की, जिसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की थी, तो फिरोज शाह मेहता के अतिरिक्त इसमें जो व्यक्ति और शामिल थे फिरोज शाह के अलावा, तो याद रखिएगा बदरुद्दीन तैयब जी, और प्लस में एक और थे केटी तैलंग। ये 3 व्यक्तियों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। बदरुद्दीन तैयब जी जो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, उन्होंने किया था। इसके अलावा अगर मद्रास महाजन सभा की बात करें तो इसमें भी 3 व्यक्ति शामिल थे। तो इनके अतिरिक्त आनंद चार्लू के अतिरिक्त जो 2 व्यक्ति शामिल थे उसमें एक थे वीर राघवाचारी। कौन थे? वीर राघवाचारी, और एक और थे
सुब्रमण्यम अय्यर। ये तीन व्यक्ति जो थे, इन तीनों ने मिलकर 1884 में मद्रास महाजन सभा के सभा का गठन किया था। तो किसी भी संगठन के बारे में मुख्यतः तीन ही बातें पूछी जा सकती है आपसे। एक तो उसकी स्थापना किस वर्ष हुई, नेतृत्वकर्ता या संगठनकर्ता जिन्होंने स्थापना की थी, संस्थापक कौन थे, या फिर उसकी स्थापना जो है कहाँ हुई थी। कुछ ऐसे ही जो प्रश्न हैं आपसे प्री एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ जो भी संबंधित तथ्य थे हमने देख लिया। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको यहाँ क्या बताना है? नहीं है। नहीं है कि अगर मैं बात करूं तो एक तरफ आपके संगठन दिए हुए हैं और एक तरफ उनसे संबंधित व्यक्ति का नाम दिया हुआ है। यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डेरोजियो, जो कि हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो पूरा नाम था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ज्योतिबा फूले। थियोसोफिकल सोसाइटी, कर्नल अल्काल्ट। और यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, सैयद अहमद खान। कौन एक जो है सही नहीं है? तो यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजियो द्वारा ही किया गया था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया गया था वी.आर. अम्बेडकर द्वारा। वी.आर. अम्बेडकर। तो ज्योतिबा फूले नहीं होगा, क्योंकि ज्योतिबा फूले ने जिस संगठन की स्थापना की थी वो याद रखिएगा। इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो सत्य शोधक समाज। किसकी? सत्य शोधक समाज। इन्होंने 1824 में जो है इसकी स्थापना, 1800 में बता रही हूँ, 1924 में जो है वी.आर. अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। और क्यों की थी? जो दलित या अस्पृश्य वर्ग थे उनकी उन्नति के लिए, उन्हें नैतिक पहचान दिलाने के लिए इसकी स्थापना की थी। थियोसोफिकल सोसाइटी का कर्नल ऑलकाट के अलावा एक और थी, उनका नाम हम जान लेते हैं। कौन थी? मैडम ब्लावत्स्की। इन दोनों ने मिलकर जो है कर्नल अल्काट और मैडम ब्लावत्स्की ने मिलकर कहां पर? न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क में 1875 में की थी। कब की थी? 75 में। और इसी में जाकर बाद में जो है लंदन की इस सोसाइटी यानी थियोसोफिकल सोसाइटी की सदस्यता कौन ग्रहण करती है? एनी बेसेंट। तो मान लीजिए कभी सवाल पूछा जाए कि थियोसोफिकल सोसाइटी से क्या एनी बेसेंट का संबंध था? तो संबंध था, बस वो संस्थापक नहीं थी, एक सदस्य के रूप में वो इंग्लैंड की सदस्यता ग्रहण की थी। और 1882 में याद रखिएगा कि थियोसोफिकल सोसाइटी का जो गठन होता है वो भारत में किया जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया जाता है? अडयार में। अडयार में जो है मुख्यालय बनाया जाता है, हेडक्वार्टर। इस बात को याद रखिएगा। जबकि यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन का 1888 में हुआ था गठन, और किसने किया था? सैयद अहमद खान ने। इसके अलावा एक और व्यक्ति इसमें शामिल थे, शायद उनका शिव प्रसाद करके कोई नाम था, एग्जैक्ट मैं नाम याद नहीं कर पा रही हूँ। सैयद अहमद खान के अलावा वो भी इस संगठन में जो थे शामिल थे। इसके अलावा याद रखिएगा विवियन डिरोजियो को हम क्या कहते हैं? आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि मानते हैं। हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो, एक तो नाम इतना बड़ा है, को हम आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि जो है मानते हैं। इससे संबंधित जो भी हमने फैक्ट्स थी उसकी चर्चा कर ली। तो जो भी सैयद अहमद खान के अलावा राजा शिव प्रसाद कुछ नाम था उनका, अगर मैं याद कर पा रही हूँ तो राजा शिव प्रसाद, उनका भी संबंध था। और ये तो याद रखिएगा 1883 में आप सभी, क्योंकि इन्होंने दलितों के लिए बहुत सारे कार्य किए थे, उनके लिए स्कूलों का, महिलाओं के लिए स्कूलों का निर्माण, ये और इनकी जो पत्नी थी सावित्रीबाई फूले, उन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे। इंपीरियल
गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? कोलिन क्लर्क, विल्सन हंटर जिसे हम डब्ल्यू हंटर के नाम से जानते हैं, चार्ल्स इलियट, विलियम डिगली। आपको बताना है किसका, तो याद रखिएगा इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? वो की थी डब्ल्यू हंटर ने, जिसने कि इसी के नाम पर जो है हंटर आयोग, शिक्षा के लिए जो हंटर आयोग बना था, शिक्षा के लिए जो हंटर आयोग की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा इन्हीं का 1882 से 83 में गठन किया गया था। और इस समिति ने, हंटर आयोग या समिति ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो कब की थी? 83 में। और ये किस शिक्षा से संबंधित था? तो याद रखिएगा प्राथमिक व मध्य शिक्षा से। जो वुड डिस्पैच था 1854 का, शिक्षा का जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं 1854 का जो वुड डिस्पैच था, उसके बाद शिक्षा के लिए जो समिति या आयोग का गठन हुआ था वो मुख्यतः हंटर आयोग ही था। और इसका मुख्य प्राथमिक और मध्य शिक्षा, और उसमें भी ज़्यादातर जो सबसे बल जो दिया गया था, ज़्यादा बल किस पे दिया गया था? ज़्यादा बल जो है प्राथमिक शिक्षा पर था इस आयोग का। याद रखिएगा एक हंटर आयोग का गठन और भी किया गया था। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय उस कांड की घटना की जांच करने के लिए जिस अंग्रेजों की तरफ से यानी कि ब्रिटिश की तरफ से जिसका गठन किया गया था वो था हंटर आयोग। तो एक हंटर आयोग याद रखिएगा कि उससे भी संबंधित है यहाँ, लेकिन जिसकी बात हो रही है वो है शिक्षा से, डब्ल्यू हंटर। निम्नलिखित में से कौन सा आज़ाद हिंद फौज यानी INA से जुड़े हुए नहीं थे? आपको बताना है। राशिद अली, शाहनवाज, PK सहगल और BC दत्त, कौन सा संबंध किसका नहीं था? इंडियन नेशनल आर्मी, INA का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नेशनल आर्मी। तो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन सबसे पहले याद रखिएगा 1942 में किसके द्वारा? कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया जाता है। फिर क्या होता है? जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस जो हैं, रास बिहारी बोस का भी संबंध इससे है। जो ये संगठन है मतलब आज़ाद हिंद फौज का, रास बिहारी बोस इसका कार्य सुभाष चंद्र बोस को सौंप देते हैं। किसे? सुभाष चंद्र बोस। तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस को हाथों में सौंप देते हैं। उसके अलावा याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं? अक्टूबर में सिंगापुर में एक भारत का जो है आज़ाद हिंद फौज का सिंगापुर में गठन करते हैं। तो उसमें राशिद अली खां भी संबंधित हैं, शाहनवाज, PK सहगल भी। BC दत्त का नहीं याद रखिएगा। BC दत्त का जो संबंध है वो रॉयल नेवी विद्रोह से है। इसमें एक और व्यक्ति संबंधित है, गुरु बख्श सिंह। इनके अलावा एक और व्यक्ति जो थे उनका भी संबंध था, तो गुरु बख्श सिंह जो थे इसका भी संबंध इस आंदोलन इस संगठन आज़ाद हिंद फौज से था। तो याद रखिए 43 में ये रास बिहारी बोस द्वारा कार्य सुभाष चंद्र बोस को, और फिर ये सिंगापुर में जाके जो है अलग से आज़ाद हिंद फौज का जो गठन करते हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो रही है, क्विट इंडिया मूवमेंट की बात हो रही है कि बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये जो सवाल है इसे मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि विभाग की तरफ से जो जवाब दिया गया है वो गलत है। तो ऐसे सवालों में क्या होता है और भी ज़्यादा जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है, तो इस सवाल को मैं स्किप कर दे रही हूँ। अब नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखते हैं कौन कौन से। क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, वेवेल योजना, सीआर फॉर्मूला। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए।
कूट को देखें 2 1 3 4, 2 1 4 3, 1 2 4 3, 1 2 3 4। क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, वेवेल योजना, सीआर फॉर्मूला। तो अब हम सबसे पहले इनके ईयर को देखते हैं। तो आप सभी जानते हैं दो, एक बात याद रखिएगा, एक अगस्त प्रस्ताव है और एक अगस्त क्रांति। भारत छोड़ो आंदोलन को हम यहां मैं लिख दे रही हूं क्योंकि कंफ्यूजन हो सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। तो इसे हम कहते हैं अगस्त क्रांति, अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। और अगस्त प्रस्ताव क्या है? ये है 1940 की घटना। ये कब? जब द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जब राष्ट्रीय कांग्रेस से मदद मांगी जाती है तब की घटना है को हम क्या कहते हैं? अगस्त प्रस्ताव। उसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव है चर्चिल के समय 1942 की जो घटना है, इसे हम क्रिप्स प्रस्ताव कहते हैं। वेवेल योजना 1945 की, जब वेवेल को बनाया जाता है वायसराय बनाकर, और कहा इसमें क्या कहा जाता है कि जो एक अलग कार्यकारिणी सदस्य का गठन किया जाएगा जिसमें वायसराय को छोड़कर बाकी जो सदस्य होंगे वो क्या होंगे? भारतीय होंगे। और सीआर फॉर्मूला है 1944 की घटना। ये इसमें क्या था? जो सीआर दास थे यानी कि चित्तरंजन दास, वो चाहते थे कि कांग्रेस और क्या नाम है, मुस्लिम लीग एक साथ आ जाएं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग बहुत पहले अलग हो गए थे, तो ये चाहते थे कि अब वापस कांग्रेस और मुस्लिम लीग आज़ादी के लिए एक साथ आ जाए, पर जो जिन्ना थे मना कर देते हैं। तो ये सारी घटनाएं थी। और अगस्त प्रस्ताव द्वितीय विश्व युद्ध से, क्रिप्स जब डोमिनियन स्टेटस की बात की जाती है कि भारत को दी जाएगी तब की है। तो अब क्रम में लगाते हैं तो सबसे पहले क्या होगा? 2 कितने में है? 2 में है, हटा देते हैं। 2 ऑप्शन को आसानी से हम लोग एलिमिनेट कर लेते हैं। उसके बाद 1, 2 के बाद 1 भी दोनों में है। उसके बाद अब देखते हैं वेवेल। तो सबसे पहले सीआर फॉर्मूला यानी ऑप्शन बी जो होगा आपका 100% सही होगा, क्योंकि सीआर फॉर्मूला 1944 का है। और वेवेल योजना को याद रखिएगा, एक और नाम से जानते हैं, शिमला समझौता। इसे शिमला समझौता या शिमला योजना के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो योजना हुई थी, इसका सम्मेलन जो हुआ था वो शिमला में। और इसी योजना के बारे में कहा जाता है कि महात्मा गांधी शिमला में तो थे बट इस योजना में शामिल नहीं हुए थे। यानी कि जो ये मीटिंग हो रही थी तो इस मीटिंग में जो है महात्मा गांधी शामिल नहीं थे, जबकि उस वक्त वो शिमला में ही थे। तो ये चारों बातें हमने देखी और क्रम को सही से लगा लिया। नेक्स्ट देखते हैं, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत सारे काम हैं। ये कथन किसका है? तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर। ऐसे सवालों में एक ही तरीका है, या तो एग्जैक्ट पता हो तो आप करें या स्किप करके आ जाएं, क्योंकि ऐसे सवालों में कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते आप। तो याद रखिएगा, इसको याद करने का थोड़ा सा एक तरीका जो मैं मानती हूँ, ईश्वर से हम याद रख सकते हैं। तो ईश्वर विद्यासागर यानी ईश्वरचंद विद्यासागर थे। ईश्वर विद्याचंद थे जो सागर थे, इन्होंने महिला शिक्षा पे और विधवा पुनर्विवाह पे बहुत काम किया था। जो 1856 का विधवा पुनर्विवाह था, इस पर इन्होंने बहुत काम किया था। इन्हीं की वजह से जो है विधवा पुनर्विवाह जो 1856 का वो लागू हुआ था। उसके अलावा स्वामी विवेकानंद की अगर मैं बात करें तो इनके ये गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, और इन्हीं के नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और कब की थी? 1897 में। और 1893 में ये शिकागो में गए थे, जो विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ था शिकागो में। तो भारतीयों की तरफ से कौन गए थे? स्वामी विवेकानंद। कब हुआ था? शिकागो, तो 1893 में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज का गठन किया था, और ये कब किया था? 1875 में। याद रखिएगा, मुंबई में आर्य समाज का गठन किया था। ये कहते थे वेदों की तरफ लौटो, और ये इन्हीं के ये जो थे, इनके जो है ये गुरु थे। याद रखिएगा, गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस।
और इन्हीं के लिए इन्होंने इसकी स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन की। और ये 1893 में विश्व जो धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें शामिल हुए थे। और फिर 2018 में इसी के 125 वर्ष पूरा होने पे और फिर से आयोजन किया गया था शिकागो में ही द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन का। तो ये बात भी याद रखिएगा, अगर स्टेटमेंट वाइज कभी पूछा जाए तो याद होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। क्लाइव का पुनः भारत अभियान, यानी भारत में पूर्ण जो अभियान शुरू करता है, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वारेन हेस्टिंग्स का होगा हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना। ये चारों को आपको लगाना है क्या है, निम्नलिखित कूट्स का सही क्रम में चयन करना है। अगर कूट को पढ़ें तो ऑप्शन ए 3 2 1 4, बी 3 1 2 4, सी 1 2 3 4 और डी 2 1 3 4। तो ध्यान से देखिए, अगर इन घटनाओं को क्रम में लगाएं तो आप सभी जानते हैं सबसे पहले 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें एक तरफ अंग्रेज है और एक तरफ जो है बंगाल का नवाब और एक मुगल बादशाह जो है और एक शुजाउद्दौला, 3 लोग एक तरफ से शामिल होते हैं। फिर इलाहाबाद की संधि कब होती है, 1765 में 2 इलाहाबाद की संधि होती है। एक प्रथम इलाहाबाद की संधि जो कि 12 अगस्त को होती है 1765 में ही, और एक 16 अगस्त को होती है। क्लाइव के साथ ही दोनों में होती है, एक तरफ क्लाइव और सिजाउद्दौला के, और एक जो होती है प्रथम जो होती है शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच, और दूसरी जो होती है सुजाउद्दौला और एक तरफ क्लाइव के बीच। क्लाइव का पुनः अभियान जो है ये हुआ था 1765 की ही घटना है, पर इलाहाबाद संधि से पहले की घटना है। याद रखिएगा, क्लाइव का जो पुनः भारत अभियान है वो इलाहाबाद के संधि से पूर्व की घटना है। और वारेन हेस्टिंग्स कब बनता है, 1772 में ये जो है भारत का गवर्नर बनता है। ये भारत का गवर्नर नहीं बनता है, याद रखिएगा, ये बंगाल का गवर्नर उस समय बनता है, क्योंकि भारत का जो गवर्नर बाद में बनाया जाता है, बंगाल का गवर्नर इसे 1772 में बनाया जाता है। और फिर ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी जो है वारेन हेस्टिंग्स ही हैं। तो अब घटनाओं को क्रम में लगाएं तो पहले बक्सर 3-2 में है, 2 को आसानी से कट कर ले। मैंने बताया कि इलाहाबाद की संधि से पूर्व क्लाइव का पुनः अभियान था, तो 3 के बाद 1, तो इसमें है ऑप्शन बी होगा। उसके बाद दूसरा इलाहाबाद की संधि जो प्रथम और द्वितीय हुई थी, और उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स का बंगाल का गवर्नर बनना 1772। तो 2 और 4, तो ये क्रम हमने देखा। जब हम अपनी आने वाली क्लासेस में, शायद मुझे लगता है जो आपकी तीसरी होगी सब्जेक्टिव की क्लास मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत, उसमें हम इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, क्लाइव का पुनः भारत अभियान पे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ इतना ही। नेक्स्ट सवाल की तरफ फिर से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। देखते हैं, एक तरफ क्या है, संधि के नाम दिए हुए हैं और एक तरफ उसके संबंधित वर्ष दिए हुए हैं, यानी किस वर्ष हुआ था। इलाहाबाद की संधि जस्ट पीछे वाले सवाल में हमने अभी देखा, एक्सला सैपले, चैपले नहीं होता है, सैपले की संधि होती है, सैपेल की संधि। ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास का अधिकार, ये हुआ है जो बोर्दोने हम लिखे थे, कल चर्चा की थी, जो कि मॉरिशस का फ्रांसीसी जो गवर्नर था ला बोर्दोने, उसको ही यहाँ पे ला बुर्दनासे लिखा हुआ है। मद्रास पर अधिकार और डुप्ले को पदच्युति, ये जो चारों दिए हुए हैं, लगभग 3 के बारे में हम अपनी क्लास में चर्चा कर चुके हैं। तो देखिए कैसे सीधे सीधे सवाल, अगर आप क्लास को ध्यान से देखते हैं और उससे नोट्स बना लेते हैं तो आपके बहुत सारे जो सवाल हैं आसानी से, बार बार रिवीजन एक तो करिए तो आसानी से सॉल्व कर। देखिए ये तीनों की पढ़ाई हो चुकी है आपकी 2 ही क्लासेज में मॉडर्न हिस्ट्री में। तो देखते हैं, इलाहाबाद की संधि अभी हमने चर्चा की, कब हुई थी, 1765 में, एग्जैक्ट 100% हम श्योर हैं। ए का चौथा देखते हैं कितने में है, 1 ही में है। 3 को हम आसानी से जो है 3 को जो है हम आसानी से कट कर लेते हैं। फिर भी एक बार मिलान करके देखते हैं। एक्सला सैपले की संधि कब हुई थी, जब प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ था, कब हुई थी, तो 1748 में हमने की थी।
हमने नहीं, मतलब संधि हुई थी। ला बुर्दनासे, जिसे कि ला बुर्दोने के नाम से हम जानते हैं, मद्रास पर अधिकार इसने 1746 में किया था। और डुप्ले को पदच्युत कब कर दिया गया था? द्वितीय जब आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ था तो उसी समय 1754 में डुप्ले को वापस बुला लिया गया था और उसके जगह किसी और को, शायद ह से कोई नाम था, उन्हें क्या है गवर्नर बनाकर फ्रांस का भेजा गया था। अब इन घटनाओं का क्रम लगाएं तो देखिए 4 बिल्कुल सही, उसके बाद 3, उसके बाद 2, तो बिल्कुल बी जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? बक्सर के युद्ध के बाद। अगर हम विस्तार से देखें तो बक्सर के युद्ध के बाद। अभी हमने चर्चा भी की थी। एक्स ला यहाँ ऐसे होता है। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये आपकी कब हुई थी? प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी जो युद्ध हुआ था, जिसकी कल मतलब सॉरी सेकेंड क्लास में हमने विस्तार से चर्चा की थी। और ये कब बना था? डुप्ले ने जब ला बोर्दोने से सहयोग मांगता है और अपनी कूटनीति से मद्रास पर अधिकार कर लेता है, लेकिन फिर इन दोनों की मित्रता खराब होती है तो ला बोर्दाने का करता है, रिश्वत पर 4 लाख पाउंड रिश्वत पे मद्रास अंग्रेजों को दे देता है, तब की बात। और ये द्वितीय बात हो रही है द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध के समय। आंग्ल कर्नाटक या फ्रांसीसी, आंग्ल इसे हम कर्नाटक युद्ध कहते हैं, ना कि फ्रांसीसी, क्योंकि उस समय कर्नाटक का जो नवाब कौन था? अनवरुद्दीन। यहाँ भी हम इसे फ्रांसीसी नहीं कहते, कर्नाटक युद्ध कहते हैं। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध। और दोनों ही समय जो है, शुरू में कौन था? बंगाल का सॉरी कर्नाटक का नवाब, तो वो याद रखिएगा अनवरुद्दीन था। तो ये हमने देखा और इसका सही जो जवाब है बी। नेक्स्ट सवाल की तरफ। निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार, आप देखिए एक ही साल में कितने जो हैं सवाल काल क्रमानुसार से पूछे गए हैं, तो कम से कम कौन सी घटना कब हुई, किस घटना का संबंध किससे है, उससे संबंधित व्यक्तित्व कौन है और वो घटना होने की वजह क्या है। कम से कम हिस्ट्री में ये चीज़ें अगर आपको पता है तो आप जब सवाल पूछे जाएं तो नहीं पता होते हुए भी एक दूसरे से रिलेट करते हुए आसानी से रिकॉल कर सकते हैं। तो ये देखते हैं, फिर से वही बात है, सही उत्तर का चयन करना है कालक्रम को व्यवस्थित करते हुए। गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शंस क्या है? 3-4-1-2, 2-1-4-3, 2-1-3-4 और 4-3-1-2। अगर बात की जाए तो गांधी इरविन समझौता कब है? 1931 का, जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है उसी के समय गांधी इरविन समझौता होता है दिल्ली में गांधी और इरविन के बीच, जिसे सरोजनी नायडू ने 2 महात्माओं का मिलन कहा था। उसके बाद पूना पैक्ट कब की घटना है? सितंबर 1932 की, जब गांधी जी 36 यहाँ मैंने लिख दिया गलती से 32, जब गांधी जी यरौदा जेल में थे और जब अंबेडकर जो है दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की बात करते हैं, तो ये यानी कि महात्मा गांधी अनशन पे बैठ जाते हैं और उसके बाद फिर इन दोनों के बीच एक समझौता होता है पूना में, जिसे हम कहते हैं पूना पैक्ट। और ये होता है कि दलितों का विधानमंडल, जो प्रांतीय विधानमंडल है, उसमें सीटों की संख्या बढ़ाकर 71 से 147 कर दी जाती है। तो ये था पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा जो हुई थी 31 दिसंबर 1929 को हुई थी, जब रावी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार स्वतंत्रता मतलब झंडा फहराया था, उसकी बात हो रही है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब है? 1930 की, जब गांधी जी जो है अपने कुछ अनुयायियों के साथ, 78 अनुयायी या 72 थे, उन अनुयायियों के साथ दांडी की यात्रा पर निकलते हैं और 6 अप्रैल को वो वहाँ 5 को पहुँचते हैं और 6 अप्रैल को वो एक मुट्ठी भर नमक लेकर नमक कानून को तोड़ते हैं। तब की घटना की बात की जा रही है। अब अगर हम क्रम लगाएं तो सबसे पहले होगा गांधी इरविन समझौता, नहीं सबसे पहले तीसरा होगा, तो तीसरा एक में ही है, तो आसानी से हम 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। 3, उसके बाद 4 हुआ 4/1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये पूरा चला था 1930 से 32 तक। याद रखिएगा 2 सविनय अवज्ञा आंदोलन है। अगर ये प्रथम की बात यहाँ की जा रही है, द्वितीय भी सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ है,
द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो 1932 से 34 के बीच हुआ था द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। पूना पैक्ट और इससे पहले गांधी इरविन, तो पहला और दूसरा, तो सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन ए होगा। वैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो विचार है वो असहयोग आंदोलन के समय ही पहली बार, लेकिन चौरा चौरी की घटना होने के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है, तो फिर वहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन को शांत या कर, लेकिन पहला विचार जो आया था असहयोग आंदोलन के समय ही। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है आपको बताना है। सहकारिता आंदोलन एम.के. गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी, इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मायर, अधिक अन्न उपजाऊ अभियान जे.एल. नेहरू जवाहरलाल नेहरू और सेवाग्राम प्रोजेक्ट यानी विनोबा भावे। सही सुमेलित तो याद रखिएगा जो इटावा पायलट प्रोजेक्ट है 1948 का, कब का 1948 का, ये है अल्बर्ट मायर द्वारा। अगर एम.के. गांधी का कहा जाए तो याद रखिएगा इन्होंने शुरू की थी 1936 में सेवाग्राम प्रोजेक्ट, क्योंकि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी गांवों से संबंध ज़्यादा रखते थे, कुटीर उद्योगों पर ज़्यादा बल देते थे, समाजवाद पर बल देते थे, तो इन्होंने जो शुरू किया था सेवाग्राम प्रोजेक्ट को शुरू किया था। सहकारिता आंदोलन जो शुरू किया गया था याद रखिएगा ये किया गया था एफ निकोलसन द्वारा। एफ निकोलसन द्वारा। अधिक अन्न उपजाऊ योजना जो है ये किया गया था राजेंद्र प्रसाद द्वारा। किनके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद। और ये किया गया था 1946 में, याद रखिएगा। उसके अलावा विनोबा भावे ने क्या किया था? भूदान आंदोलन। तो ये कब हुआ था? 1951 का। तो ये कुछ इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे उन पे हमने नज़र डाल ली। और ये किया गया था, अच्छा ये एक का हमने ईयर नहीं लिखा, तो 1904 में जो हुआ था सहकारिता। अब आज की सेशन का जो सबसे अंतिम सवाल है उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ अधिनियम एक्ट दिए हुए हैं और एक तरफ उससे संबंधित ईयर दिया हुआ है। जन राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908, समाचार पत्र अपराधों को के प्रोत्साहन अधिनियम 1908। कौन सा एक गलत है? तो याद रखिएगा राजद्रोही सभाओं को रोकने का जो अधिनियम हुआ था ना कि 8 में हुआ था बल्कि 1907 में। बल्कि ये तीनों जो एक्ट हैं वो बिल्कुल सही हैं, ये तीनों। इसके अलावा एक ज़्यादा पूछा जाता है, वो याद रखिएगा प्रेस एक्ट, वो हुआ था 1910 में। ये कई बार पूछा जाता है तो याद रखिएगा 1910 में। तो आज के सेशन में इतना ही। हमने 2016 में जो री एग्ज़ाम हुआ था उससे संबंधित हिस्ट्री के जितने भी सवाल पूछे गए थे उन सबको एक एक करके विस्तार में चर्चा की। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं इसी वक्त आप सभी से एक नए टॉपिक के साथ। तो अच्छे से मन लगाकर पढ़ते रहिए और आप सभी कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव भी हमें दे सकते हैं कि आप और किस तरह के जो हैं क्लासेस चाहते हैं या किस टॉपिक पे जो हैं क्लासेस चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।